आज की इस वीडियो में 25 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो हाल ही में ट्रिपल सी परीक्षा देने वाले छात्रों ने भेजे हैं। इन प्रश्नों के आधार पर मैंने एमसीक्यू तैयार किए हैं। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है, ईमेल के खोजकर्ता कौन है? ए ऑप्शन विल गेट्स, बी ऑप्शन रे टॉमलिंसन, सी ऑप्शन टिम बर्नर्ली, डी ऑप्शन स्टीव जॉब्स। आपने साइड में देख रहे हो कि एक इमेज बनाई है और इस इमेज के अंदर एक यहाँ पे शिवा आयुदुरई ये नाम के एक शख्स हैं। ये क्या है ये हम थोड़ी देर में देखते हैं। फिलहाल हमारा जो इसका सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी, रे टॉमलिंसन। ये कौन है? हमारे ईमेल के खोज करता है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, रे टॉमलिंसन को ईमेल का जनक यानी कि फादर ऑफ ईमेल माना जाता है। उन्होंने 1971 में पहला नेटवर्क ईमेल भेजा था और ईमेल एड्रेस में @ सिंबल का उपयोग शुरू किया था। अब देखिए, ये जो शिवा आयुदुरई हैं ये हमारे इंडिया के हैं। इंडिया के जो तमिलनाडु राज्य है वहां के रहने वाले हैं। सबसे पहले जो ईमेल बनाया था वो इन्होंने बनाया था, ना कि रे टॉमलिंसन ने। रे टॉमलिंसन ने क्या करा है, जो @ का सिंबल है इसका आविष्कार करा है, उसके द्वारा ईमेल भेज के दिखाया था, इसलिए इनको इसका फादर कहा गया है। वैसे ईमेल बनाने वाले जो हैं वो ये हैं, लेकिन किसी भी बुक में इनका नाम नहीं दे रखा है। जो भी ईमेल के खोज करता है या फादर है उसमें जो नाम दे रखा है वो किसका दे रखा है? रे टॉमलिंसन का। इसीलिए इन दोनों के बारे में आप मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सूत्र किस प्रतीक से शुरू होता है? ए ऑप्शन प्लस के साइन से, बी ऑप्शन माइनस के साइन से, सी ऑप्शन इक्वल के साइन से, या डी ऑप्शन @ के साइन से। तो आपका जो सही उत्तर होगा वो इसमें होगा सी, इक्वल के साइन से। अगर आपको लिब्रे ऑफिस कैल्क यानी कि स्प्रेडशीट के अंदर कोई भी फार्मूला लिखना है तो सबसे पहले आपको इक्वल साइन लगाना पड़ेगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी भी फार्मूले को इक्वल साइन से शुरू किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे कि आपको A1 और B1 ये सेल को प्लस करवाना है, यानी कि जोड़ना है, ऐड करवाना है इन दोनों को, तो आपको क्या है, इक्वल A1 प्लस B1 सेल सिलेक्ट करना होगा, तो ये टोटल निकाल के दे देगा आपको। प्रश्न नंबर आता है आपका 3, HTML का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, HTML क्या होता है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसकी फुल फॉर्म पूछिए। ए ऑप्शन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बी ऑप्शन हाई टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सी ऑप्शन है आपका हाइपर ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज, या डी ऑप्शन है हाइपर टूल मार्कअप लैंग्वेज। तो आपका जो सही उत्तर होगा इसके अंदर होगा ए, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये उत्तर बिल्कुल सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। HTML वेब पेज बनाने की मानक मार्कअप लैंग्वेजेस का उपयोग वेब कंटेंट को संचालित करने के लिए किया जाता है। ये देखिए, जब हम वेबसाइट वगैरह बनाते हैं अपनी, तो ये बुनियादी ढांचा होता है। सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर तैयार करना होता है कि कौन सा लिंक कहाँ पर लगना है। वो सारा काम क्या करता है? हमारा HTML। उसके बाद कलर कोडिंग वगैरह करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? CSS का। उसके अंदर वेबसाइट किस प्रकार से बिहेवियर करेगी उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या पाइथन वगैरह का। प्रश्न नंबर 4, स्प्रेडशीट में अक्षरों का उपयोग खाली जगह को दर्शाने के लिए किया जाता है। देखिए, यहाँ पर जो आपकी स्प्रेडशीट होती है इसके अंदर जो अक्षर होते हैं उनको दर्शाने के लिए यहाँ पर क्या लिखा हमारा? ए रो को, बी कॉलम को, सी सेल्स को, डी रिकॉर्ड्स को। ये जो आपके होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं, और ये जो आपकी बनाई है इनको हम कहते हैं रो, इन्हें कॉलम। अब कॉलम जो होते हैं आपके वो दिखाते हैं अपने ABCD इस प्रकार से लिखा होता है। रो कैसे होती है? 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखी होती है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा, अक्षरों को पूछा है तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? कॉलम। अगर वो गिनती कहता है यानी कि 1 2 3 4 5 कहता है तो हम क्या लगाते हैं? रो। सेल्स को दिखाने के लिए वो क्या करता है? जैसे कि हमें यहाँ पर है तो यहाँ पर आएगा A1, ये A1 सेल हो गया, ये B1 सेल हो गया, यहाँ पर देखा है तो B3 सेल हो गया। इस प्रकार से सेल नंबर होता है। यहाँ पे रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स का मतलब होता है सीट। सबसे नीचे देखोगे विंडोज के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ आता है, जैसे कि सीट 1, सीट 2, सीट 3 इस प्रकार से। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्प्रेडशीट में कॉलम को अक्षर ABCD और रो को संख्या 1 2 3 से दर्शाया जाता है। प्रश्न नंबर आता है 5, निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन लिब्रे ऑफिस कैल्क में औसत की गणना निकालता है? औसत की यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको? एवरेज। ए ऑप्शन सम फंक्शन, बी ऑप्शन काउंट, सी ऑप्शन एवरेज, डी ऑप्शन मैक्सिमम। देखिए, इसका नाम सुनते ही आप इसका आंसर तो लगा दोगे, ये औसत। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सम फंक्शन का क्या काम है। अगर आपको गिनती नहीं, जैसे कि 2 + 2 + 2 अगर आपको ऐड करना है तो हम क्या करेंगे? सम फंक्शन का यूज करेंगे। अगर उन्हें काउंट करना है, जैसे कि आपने यहाँ पर अब्सेंट प्रेजेंट की एक शिफ्ट बना ली, अब्सेंट प्रेजेंट फिर प्रेजेंट इस प्रकार, तो आपको निकालना है कि टोटल पी यानी कि प्रेजेंट टोटल कितनी है। तो उसके लिए हम काउंट का फार्मूला लगाते हैं। और मैक्सिमम का फार्मूला कब लगाते हैं? यहाँ पर बच्चों का हमारा डाटा दे रखा है, इस डाटे के अंदर आपका कुछ भी दे रखा है, जैसे कि यहाँ पे 10 20 50 100, तो हमें निकालना है सबसे मैक्सिमम नंबर इसमें कौन सा है, तो हम मैक्स फार्मूले का यूज करते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एवरेज फंक्शन चयनित संख्याओं का औसत निकाल
होता है। उदाहरण के लिए जैसे इक्वल एवरेज A10 से लेके A10 तक की सीरीज हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली, उसका औसत ये बता देगा। प्रश्न आ गया यहाँ पे 6, 2FA क्या है? ए ऑप्शन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, बी ऑप्शन टू फाइल एक्सेस है, सी ऑप्शन टू फ्रॉम एप्लीकेशन है, डी ऑप्शन टू फंक्शन एक्सेस है। तो हम यहाँ पर हमारा सही जो उत्तर होगा वो होगा ए, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये आपका जो होता है ये आपका डबल बार वेरिफिकेशन करवाता है। जैसे कि आप जीमेल के अंदर आप अकाउंट बनाते हैं यूट्यूब अकाउंट, तो आपने देखा होगा कि यूट्यूब अकाउंट बनाने के लिए वो 2 स्टेप वेरिफिकेशन करवाता है। तो ये वही चीज है जब भी साइन इन वगैरह हम करते हैं। यहाँ पर देखते हैं एक्सप्लेनेशन, 2FA यानी कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक अतिरिक्त सुरक्षा प्रणाली है जिसमें लॉगिन के समय पासवर्ड के साथ एक दूसरा वेरिफिकेशन स्टेप भी आवश्यक होता है, जैसे कि OTP। प्रश्न नंबर आगे 7, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी यहाँ पे पूछी गई है। ए ऑप्शन परमानेंट मेमोरी, बी ऑप्शन आपका दे रखा है सेकेंडरी स्टोरेज यूज ए रैम, सी ऑप्शन दे रखा है कैच मेमोरी, डी ऑप्शन दे रखा है रोम। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, सेकेंडरी स्टोरेज एज ए रैम। इसका मतलब समझते देखो, वर्चुअल मेमोरी और ये मेमोरी वो है मेमोरी होती है। अब मान लो कि आपकी एक रैम है, उसके अंदर कितनी जीबी की है? 16 जीबी की रैम है, लेकिन आप जो सॉफ्टवेयर चला रहे हो उसके लिए 18 जीबी रैम की जरूरत पड़ती है। तो वो करते क्या है, ये रैम, ये आपका जो SSD या HDD लगी होगी, SSD या HDD लगी होगी, उसका यूज करके बाकी 2 जीबी डाटा कर लेगा, और 2 जीबी जो आपकी डाटा है वो रैम की तरह बिहेवियर करना चालू कर देगा। इसी को हम क्या करते हैं, वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। देखिए, जब रैम कम पड़ जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के एक हिस्से को अस्थायी रैम की तरह उपयोग करता है, इसे वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। इसीलिए हर बच्चे से ये कहा जाता है कि आपकी जो सी ड्राइव होगी कंप्यूटर PC के अंदर, जो आपकी सी ड्राइव आती है वो हमेशा थोड़ा सा उसमें स्पेस होना चाहिए। जितना ज्यादा उसमें स्पेस होगा उतना आपके लिए ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले वो डाटा कहाँ से उठाता है, आपकी सी ड्राइव से उठाता है। प्रश्न नंबर आ गया 9, निम्नलिखित में से कौन सा अमान्य सेल एड्रेस है? मतलब ऐसा कौन सा एड्रेस है जो सेल का एड्रेस नहीं हो सकता? ए ऑप्शन A10, बी ऑप्शन B25, सी ऑप्शन 10A और डी ऑप्शन C100। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि इसमें का कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता। हमेशा अगर सेल के अंदर नाम होगा तो पहले उसमें अल्फाबेट होगा, फिर उसके बाद नंबर होंगे, तभी हमारा नाम हो सकता है, ना कि पहले नंबर और यहाँ पे अल्फाबेट। ये गलत है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, स्प्रेडशीट में सेल एड्रेस हमेशा कॉलम लेटर और रो नंबर के रूप में लिखा जाता है, जैसे कि A1 B1 C3, इसलिए 10 एक अमान्य सेल एड्रेस है। प्रश्न नंबर आया था हमारा 8, UPI का अर्थ क्या है? ए ऑप्शन अनफाइड पेमेंट इंटरफेस है, बी ऑप्शन यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस है, सी ऑप्शन अनफाइड पेमेंट इंटरफेस है, या डी ऑप्शन यूनिक पेमेंट इंटरफेस है। तो यहाँ हमारा सही उत्तर होगा सी, अनफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। UPI की फुल फॉर्म होती है। एक्सप्लेन सकते हैं, UPI का मतलब होता है अनफाइंड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि NPCL द्वारा विकसित एक रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसकी सहायता से बैंक खातों के बीच तुरंत धन स्थानांतरण किया जा सकता है। प्रश्न नंबर आ गया हमारा 10, इसमें क्या है, लिब्रे ऑफिस एप्लीकेशन को उसके प्राथमिक कार्यों से मिलान करें। लिब्रे ऑफिस का जो होता है तो उसके प्राथमिक कार्य, जैसे कि देखो राइटर का काम क्या होता है, वर्ड प्रोसेसिंग। यहाँ पर कैलकुलेट क्या होता है हमारा, स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल के जो बिहेवियर करता है। इम्प्रेस क्या होता है हमारा, प्रेजेंटेशन बनाने का काम आता है। ड्राइंग क्या होता है हमारा, डी यानी कि ड्राइंग बनाने के आते हैं। तो देखिए 1 का हो जाएगा हमारा सी और 2 का हो जाएगा यहाँ पर ए। 1 का सी, 2 का ए, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा हमारा। राइटर का उपयोग डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है, केल का उपयोग स्प्रेडशीट कार्यों के लिए किया जाता है, और इम्प्रेस का उपयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है, और ड्रा का उपयोग ड्राइंग बनाने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर आ गया हमारा 11, OTP का मतलब क्या है? OTP का मतलब, ए ऑप्शन ऑनलाइन ट्रांसफर पासवर्ड, बी ऑप्शन वन टाइम पासवर्ड, सी ऑप्शन वन टाइम पासवर्ड, या डी ऑप्शन ऑफिशियल ट्रांसफर पासवर्ड। तो यहाँ जो हमारा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा यहाँ पर बी, वन टाइम पासवर्ड। OTP की ये फुल फॉर्म होती है, इसको भी याद करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक ये 3 बार रिपीट हो चुका है जून महीने के अंदर। OTP एक अस्थायी पासवर्ड होता है जो केवल एक बार उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग वन टाइम बैंकिंग, UPI, अन्य सुविधा ट्रांजैक्शन के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर आ गया 12, यानी कि CC। ईमेल में CC का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन कार्बन कॉपी, बी ऑप्शन कंप्यूटर कॉपी, सी ऑप्शन करंट कॉपी, या डी ऑप्शन कॉमन कॉपी। देखिए CC जो होता है इसका अर्थ होता है कार्बन कॉपी। ठीक है, अगर यहाँ पर आता है BCC यानी कि इसका मतलब होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी। इन दोनों में अंतर क्या है, CC और ब्लैंक CC में? देखिए CC के अंदर अगर आप कोई
मैसेज सेंड करते हैं, तो वो जैसे 10 लोगों को आपने ये मैसेज सेंड करा तो इन 10 को पता होगा कि ये मैसेज किस किस को सेंड किया हुआ है। और बीसीसी का मतलब होता है कि ये 10 ईमेल आईडी पे आपने मैसेज सेंड किया है, तो एक दूसरे को नहीं पता होता ये मैसेज किस किस को सेंड किया गया है। वो होता है बीसीसी यानी कि ब्लैंक कार्बन कॉपी, सीसी यानी कि कार्बन कॉपी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सीसी का उपयोग ईमेल की एक प्रति अतिरिक्त प्राप्तकर्ता को भेजने के लिए किया जाता है। सीसी में शामिल सभी लोग एक दूसरे के ईमेल एड्रेस देख सकते हैं। प्रश्न नंबर आ गया 13। निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस में कई प्राप्तकर्ता को पत्र भेजने का उपकरण है? कहने का मतलब यह है कि आपने एक ये लेटर टाइप किया है, इसके अंदर सेम वर्ड लिखूंगा, बस नाम पता एड्रेस चेंज करके वो 10 या 20 या 50 लोगों को भेजना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं? सिर्फ एक क्लिक के अंदर। ए ऑप्शन टेम्पलेट के द्वारा, बी ऑप्शन मेल मर्ज के द्वारा, सी ऑप्शन मैक्रो के द्वारा, डी ऑप्शन ऑटो करेक्ट के द्वारा। तो ये हमारा हो सकता है बी, मेल मर्ज के द्वारा। मेल मर्ज के द्वारा आप एक क्लिक के अंदर 100, 200, 500, 1000 जितने मन चाहे उतने आप लेटर तैयार कर सकते हो। सिर्फ एक क्लिक में सेम लेटर होंगे, उसके अंदर नाम पता एड्रेस सिर्फ चेंज होगा। अगर आपको उसको प्रैक्टिकल के रूप में सीखना है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए मेल मर्ज। जैसे आप कमेंट में मुझे मेल मर्ज लिखेंगे, मैं आपको इसमें की एक वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा पूरी की पूरी विद एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप ये चैप्टर कर सको। यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेल मर्ज का उपयोग एक ही पत्र के कई लोगों के लिए व्यक्तिगत जानकारी के साथ तैयार करने और भेजने के लिए किया जाता है। ये समय बचाता और कार्य को आसान बनाता है। प्रश्न नंबर आ गया अगला। हार्डवेयर एड्रेस को किस रूप में जाना जाता है? जो हार्डवेयर होता है उसका एड्रेस हम किस रूप में जानते हैं? ए ऑप्शन आईपी एड्रेस के रूप में, बी ऑप्शन एमएससी एड्रेस के रूप में, सी ऑप्शन यूआरएल के एड्रेस के रूप में, या डी ऑप्शन ईमेल एड्रेस के रूप में। देखिए हार्डवेयर का जो एड्रेस होता है वो किस में ना पाया जाता है? हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, एमएससी एड्रेस। इसके रूप में हार्डवेयर का एड्रेस जाना जाता है। एमएससी यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस किसी नेटवर्क डिवाइस का फिजिकल या हार्डवेयर एड्रेस होता है। ये प्रत्येक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड यानी कि एनआईसी के लिए द्वितीय होता है। ये भी शॉर्ट फॉर्म जो है ये भी याद कर लेना, कभी कभी इन शॉर्ट फॉर्मों को पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एमएससी की फुल फॉर्म क्या होती है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये किसकी होती है? एनआईसी की फुल फॉर्म। इनको भी याद कर लेना, ये भी पूछ ली जाती है। प्रश्न नंबर आ गया यहाँ पर 15। चयनित वाक्यों को हटाने के लिए हम निम्नलिखित में से किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? सपोज करो हमने इतना एरिया ही सिलेक्ट कर लिया, अगर हमें इसको हटाना है यानी कि डिलीट करना है तो हम किसका उपयोग करेंगे? ए इंटर बटन का, बी स्केप बटन का, सी डिलीट बटन का, या डी टेप बटन का। तो इसमें हम करेंगे डी बटन का यूज। सी आंसर बिल्कुल राइट होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। यदि कोई टेक्स्ट या सेंटेंस सिलेक्ट किया गया है तो डिलीट की दबाने पर वे हट जाता है। ये टेक्स्ट एडिटिंग की सबसे सामान्य प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर आ गया 16। पोर्ट्रेट का उपयोग पेज ओरिएंटेशन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जो कि है क्या है? हॉरिजेंटल, बी वर्टिकल, सी डायगोनल, डी स्क्वायर। देखिए यहाँ पर पूछा है ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट। ये जो आपका पेज होता है ये आपका होता है पोर्ट्रेट, और ये जो पेज होता है अगर इसको इस प्रकार से देखा जाए तो ये होता है हमारा लैंडस्केप। ये हमारा पोर्ट्रेट कहलाते हैं, लैंडस्केप। इसी की अगर हम ओरिएंटेशन भाषा देखें तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल, और इसको जो हम देखते हैं वो कहते हैं हॉरिजेंटल। तो यहाँ पर जो हमारा क्या होता है? पोर्ट्रेट का उपयोग ओरिएंटेशन। अगर ओरिएंटेशन देखो तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा, यानी कि वर्टिकल। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में पेज की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है। यह पुस्तकों, पत्र, रिपोर्ट के लिए सबसे सामान्य ओरिएंटेशन है। प्रश्न नंबर आ गया यहाँ पे 17। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट के नीचे की लाइन को क्या कहा जाता है? अगर ये टेक्स्ट है तो इसके नीचे हमने एक लाइन खींच दी है, ये लाइन है, ठीक है। इस लाइन को हम क्या कहेंगे? ए ओवरलाइन कहेंगे, बी अंडरलाइन कहेंगे, सी बॉर्डर कहेंगे, या डी हाईलाइट कहेंगे। इसको हम कहते हैं बी ऑप्शन अंडरलाइन। और इसकी जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? हमारी कंट्रोल प्लस यू, ये इसकी शॉर्टकट की होती है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। टेक्स्ट के नीचे दिखाई देने वाली रेखा को अंडरलाइन कहा जाता है। इसका उपयोग किसी शब्द या वाक्य को विशेष रूप से प्रदर्शन करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर आ गया 18। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी राइटर में एक वाक्य का चयन करती है? मतलब ऐसी कौन सी तकनीकी है जो हम इसको सिलेक्ट करना चाहें इतने बड़े वाक्य को तो एक ही बार में सिलेक्ट कर लें? ए सिंगल क्लिक, बी डबल क्लिक, सी ट्रिपल क्लिक, या डी कंट्रोल के साथ सेंटेंस को क्लिक करना है। देखिए ये जो होता है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर हम किसी भी सेंटेंस पे डबल क्लिक कर देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर बीच में 2 बार क्लिक कर दिया, तो वो इस सेंटेंस को सिलेक्ट कर लेगा। उसका बाद है सी ट्रिपल क्लिक। अगर हम ट्रिपल क्लिक कर देंगे तो वो क्या करेगा? इसके बाद जहां पर भी पॉइंट आएगा, जैसे कि देखो यहाँ तक पॉइंट आएगा, तो वो क्या करेगा? यहाँ से लेके इस पूरे वाक्य को सिलेक्ट कर लेगा। और अगर इस पे हमने 4 बार क्लिक कर दिया यानी कि 4 बार, तो आपके पेज पर जितना भी डाटा होगा वो सबको एक साथ
सिलेक्ट कर लेगा, ये बात भी याद रखना। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी सेंटेंस पर डबल क्लिक करने पर पूरा सेंटेंस सिलेक्ट किया जा सकता है। टेक्स्ट सिलेक्शन की ये उपयोगी तकनीकी है। प्रश्न नंबर आ गया 19। मेल मर्ज क्या है? ए स्प्रेडशीट टूल हैगा, बी डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, डी डॉक्यूमेंट्स पर्सनलाइजेशन टूल्स है, या फिर डी ड्राइंग टूल्स है। हमारा सी उत्तर बिल्कुल सही होगा, डॉक्यूमेंट पर्सनलाइजेशन टूल। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मेल मर्ज एक ऐसी सुविधा है जो एक डॉक्यूमेंट्स को कई उपयोगकर्ता के लिए व्यक्तिगत जानकारी के लिए तैयार करने में मदद करती है। प्रश्न नंबर देखते हैं हम 20। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को प्रबंधित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन कंट्रोल शिफ्ट एन का, बी कंट्रोल एन का, सी अल्ट के साथ एन, या फिर डी शिफ्ट के साथ एन। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, ए बिल्कुल सही होगा, कंट्रोल शिफ्ट एन। अब ये होता है क्या है, अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में ये की दबाओगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कुछ टेम्पलेट्स बने हुए आएंगे। जो यहाँ पर पेज होते हैं वो ऑटोमेटिकली बने हुए आते हैं। उसके अंदर से जो मन चाहे वो पेज सिलेक्ट कर सकते हो, ब्लैंक चाहिए तो आप ब्लैंक भी सिलेक्ट करते हो। बाय डिफॉल्ट इसमें ब्लैंक आता है। इसी प्रकार से ये शॉर्टकट की अगर इम्प्रेस में भी दबाओगे, इम्प्रेस जिसे हम पावर पॉइंट कहते हैं, तो उसके अंदर भी बनी बनाई स्लाइड आपको ओपन होके दिखाई देंगी। आप चाहो तो उसमें से स्लाइड सिलेक्ट करके अपना उसमें प्रोजेक्ट बना सकते हो। नहीं बनाना तो ब्लैंक का ऑप्शन आता है, ऑटोमेटिकली ब्लैंक भी ले सकते हो। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एन दबाने पर टेम्पलेट मैनेजर खुलता है जहां उपलब्ध टेम्पलेट्स को देखकर और उसे प्रबंधित किया जा सकता है, मतलब बदला सकते हो और उसे अपने रूप में बना सकते हो। प्रश्न नंबर आ गया 21। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर विकल्प किस मेनू में पाया जाता है? ए ऑप्शन फॉर्मेट्स में, बी टूल्स में, सी व्यू में, डी इंसर्ट में। ये देखिए इस प्रकार से जो आपका डेस्कटॉप होता है, यहाँ पर एक रूलर दिखाई देता है आपको और एक नीचे रूलर दिखाई देता है। ये दो रूलर आपके होते हैं, इसको यहाँ तक ड्रैग कर सकते हैं, इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर सकते हैं। तो ये रूलर हमें कहाँ मिलेगा? ये हमें मिलता है व्यू टैब के अंदर। सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर को दिखाने या छुपाने का विकल्प जो होता है व्यू मेनू में उपलब्ध होता है। रूलर का उपयोग मार्जिन और इंडेक्स सेट करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर आ गया 22। भारतीय वैज्ञानिकों ने कौन सा सुपर कंप्यूटर विकसित किया है? ए ऑप्शन परम कंप्यूटर, बी ऑप्शन क्रेज वन, सी ऑप्शन सबमिट, ये डी ऑप्शन फुगाकू। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, परम कंप्यूटर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। परम भारत में विकसित किया गया एक प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर है। इसे भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया था और ये भारत की सुपर स्क्रिप्ट उपलब्धियों का महत्वपूर्ण उदाहरण है। प्रश्न नंबर आ गया 23। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? ए ऑप्शन गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बी ऑप्शन है जनरल सर्विस टैक्स, सी ऑप्शन है गुड्स एंड सेल टैक्स, और डी ऑप्शन आपका यहाँ पर आ गया गवर्नमेंट सर्विस टैक्स। हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हमारा सही उत्तर होगा। अब आप मुझे एक चीज बताओ, जो कंपनी होती है, कंपनी उसका जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब से कब तक बनाया जाता है? ये आप मुझे कमेंट में कमेंट करके बताना। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस भारत में लागू अप्रत्यक्ष कर प्रणाली जितने कई गुना करों को एकीकृत कर दिया गया है। प्रश्न नंबर आ गया 24। बैंकिंग सेवा को उसकी विशेषता से मिलान कीजिए। जो बैंकिंग सेवा है हमें उसकी विशेषता से मिलान करना है। देखिए यहाँ पर है वन एनईएफटी। जो आपका एनईएफटी ये हमारा किससे मैच करता है? सी बेच वाई फंड ट्रांसफर। आरटीजीएस, देखिए आरटीजीएस ये क्या होता है? हमारा रियल टाइम हाई वैल्यू ट्रांसफर। यहाँ पर आ गया IMPS, ये हमारा किससे लिंक करता है? बी से, यानी कि इंस्टेंट फंड ट्रांसफर। यूपीआई क्या है? हमारे मोबाइल बेस्ड इंस्टेंट है। ये हमारे सही उत्तर होगा। तो देखिए पहले का हमारा क्या है? सी, और दो का क्या है? डी। यहाँ पर पहले का सी और दो का डी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। प्रश्न आ गया 25। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। एनईएफटी बेस में कार्य करता है, आरटीजी बड़े मूल्य यानी कि रियल टाइम ट्रांसफर के लिए कार्य करता है, और आईएमपीएस तत्काल धन हस्तांतरण के लिए कार्य करता है। यूपीआई जो है मोबाइल आधारित भुगतान के लिए उपयोग होता है। प्रश्न नंबर आ गया हमारा 25। विंडो में किसी आइकन का नाम बदलने की स्थिति में अक्षरों की संख्या अधिकतम समय कितनी होती है? मतलब अगर हमें किसी भी फोल्डर का नाम चेंज करना है तो ज्यादा से ज्यादा हम कितने अक्षर उसके अंदर फिल कर सकते हैं? तो यहाँ पर ए ऑप्शन 8 अक्षर, बी ऑप्शन 255 अक्षर, सी ऑप्शन 1024 अक्षर, ये डी ऑप्शन इसकी कोई सीमा नहीं होती है। तो हमारा इसमें होगा बी उत्तर बिल्कुल सही। 255 अक्षर का हम नाम लिख सकते हैं, इससे ऊपर या नहीं लिख सकते। 255 अक्षर। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में हम किसी फाइल या फोल्डर का नाम अधिकतम 255 कैरेक्टर यानी कि अक्षरों तक लंबा रख सकते हैं। इससे बड़ा नाम विंडोज स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट डे के अंदर एक न्यू क्लास लेके, जो बच्चे हमें क्वेश्चन सेंड करेंगे उन प्रश्नों के साथ।